नमस्ते। आज हम बात करेंगे मुंबई के इतिहास के एक ऐसे खौफनाक अनसुलझे चैप्टर की। एक ऐसा रहस्य जिसने सपनों के शहर को, आप कह सकते हैं, रातों रात एक डरावने सपने में बदल दिया। ये कहानी है स्टोन मैन की। ये शब्द उस दौर की पूरी दहशत को जैसे जिंदा कर देते हैं। सोचिए, एक ऐसा साया जो रात के घने अंधेरे में शिकार करता था और सुबह तक पीछे क्या छोड़ जाता था? सिर्फ एक लाश और अनगिनत अनसुलझे सवाल। तो चलिए चलते हैं साल 1985 में। मुंबई, सपनों का शहर, लेकिन अब इसकी सड़कों पर एक नया शिकारी घूम रहा था। ये वो दौर था जब इस शहर की वो रातें जो कभी सोती नहीं थी, अब एक अजीब से अनजाने खौफ में डूबने लगी थीं। और फिर फुटपाथ पर सो रहे बेघर लोगों की लाशें एक एक करके मिलने लगीं। पूरे शहर में एक सनसनी सी फैल गई। हत्या का तरीका बेहद क्रूर था और पुलिस के दिमाग में बस दो ही सवाल घूम रहे थे। आखिर ये कौन कर रहा है और क्यों? अब जैसे जैसे लाशों की गिनती बढ़ने लगी ना, एक बहुत ही भयानक पैटर्न सामने आने लगा। पुलिस को ये समझ आ गया कि ये कोई अलग अलग बिखरी हुई घटनाएं नहीं है, नहीं, ये काम एक ही कातिल का था। और फिर मीडिया ने इस साये को एक नाम दिया, द स्टोन मैन। ये नाम आया था उसके हथियार से, एक भारी पत्थर जिससे वो अपने शिकार का सिर कुचल देता था। बहुत जल्द स्टोन मैन का नाम पूरे मुंबई में खौफ का दूसरा नाम बन गया। और कातिल का टारगेट कौन था? वो सिर्फ पुरुषों को निशाना बना रहा था। पर कौन से पुरुष? वो जो बेघर थे, जो सुनसान गलियों में अकेले सो रहे थे। मतलब वो जानबूझकर समाज के सबसे कमजोर, सबसे वल्नरेबल लोगों को चुन रहा था। उसका जो तरीका था वो भी बहुत ही सोचा समझा था। एक सोए हुए बेबस शिकार को चुनना, फिर एक ही वार में उसका काम तमाम कर देना, और फिर अंधेरे में ऐसे गायब हो जाना जैसे वो कोई भूत हो, कोई साया। और पता है, इस केस की सबसे डरावनी बात शायद यही थी। मकसद का कोई अता पता ही नहीं था। वो हत्यारा कुछ चुराता नहीं था, कोई दूसरा जुर्म नहीं करता था। उसका एक ही मकसद था, सिर्फ और सिर्फ जान लेना। तो सवाल उठता है कि पुलिस इस कातिल को पकड़ क्यों नहीं पा रही थी? जवाब बहुत सीधा था। भाई, कोई एक ऐसे भूत का शिकार करे भी तो कैसे करे जिसका कोई चेहरा ही ना हो। देखते ही देखते 1989 तक स्टोन मैन से जुड़ी हत्याओं का आंकड़ा 13 तक पहुंच गया था। सोचिए, पूरे 13 लोग, 13 बेगुनाह जाने। ये नंबर अपने आप में बताता है कि शहर किस कदर आतंक की चपेट में आ चुका था। और पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। कोई चश्मदीद गवाह नहीं, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला। और हमें ये भी याद रखना होगा कि उस दौर की फोरेंसिक टेक्नोलॉजी आज जैसे एडवांस्ड नहीं थी। ऊपर से क्योंकि शिकार ज्यादातर बेघर थे, उनकी पहचान करके कोई सुराग निकालना लगभग नामुमकिन हो गया था। और फिर इस पूरे रहस्य में एक और अजीब मोड़ आया। जितनी अचानक ये हत्याएं शुरू हुई थी ना, उतनी ही अचानक ये बंद भी हो गईं। बस ऐसे ही रुक गईं। तो ये जो टाइमलाइन है, ये स्टोन मैन की पूरी कहानी बयां करती है। आतंक का एक दौर जो 1985 में शुरू हुआ था, फिर 1989 में बिना किसी वजह के अचानक खत्म हो गया और अपने पीछे छोड़ गया तो सिर्फ अनसुलझे सवाल। अब ऐसा भी नहीं है कि पुलिस ने कोशिश नहीं की थी, बिल्कुल की थी। कई संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। नतीजा, सबको छोड़ना पड़ा। और इसके साथ ही ये रहस्य और भी गहरा होता चला गया। तो आखिर स्टोनमैन अपने पीछे क्या छोड़ गया? क्या सिर्फ एक अनसुलझा केस, या फिर कुछ और भी? आइए जरा समझते हैं इस कातिल की साइकोलॉजी और उसकी छोड़ी हुई इस अजीब विरासत को। जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो मानते हैं कि बेघर लोगों को टारगेट करना ये दिखाता है कि कातिल समाज पर अपना कंट्रोल और पावर दिखाना चाहता था। हो सकता है इन कमजोर लोगों की हत्या करके वो समाज के प्रति अपना कोई गहरा गुस्सा निकाल रहा हो। और उसकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि कोई उसे जानता नहीं था, उसकी गुमनामी। और ये शब्द, ये स्टोन मैन के आतंक के बाद मुंबई पर जो असर पड़ा, उसे बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करते हैं। एक ऐसा डर जो शायद आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है, उन अनगिनत सवालों के साथ जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। तो आखिर में सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या कोई कातिल सच में एक भूत बन सकता है? स्टोनमैन का केस हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि शायद कुछ साये हमेशा अंधेरे में ही रह जाते हैं, कभी पकड़े नहीं जाते।